अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख मौली ने पूछा। पापा से जल्दी ही लौट आने को कहो। हिमानी जी को इस समय तुम सभी का साथ चाहिए। डॉक्टर अखिलेश ने मौली की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर अखिलेश के जाने के बाद मौली तकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले ही पता चला था कि माँ का कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनके जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ को लेकर 3-4 बार अमेरिका भी हो आए थे और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। दीदी, चाय। लाली की आवाज़ से मौली अपने ख्यालों से वापस लौटी। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद ली। मौली इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वह अपने पति सोहन को जर्मनी के लिए विदा कर अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी डायरी मौली के हाथ लगी थी, जिसके पन्नों में उसे माँ के दर्द से परिचित कराया। ऊपर आ जाओ दीदी, लाली की आवाज़ ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। मौली ने माँ के साथ चाय पी और हर बार की तरह उनके साथ ढेरों बातें की। इस बार मौली के अंदर की उथल पुथल को हिमानी नहीं जान पाई। मौली चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वह दुख जिसे मौली ने हमेशा ही माँ की बीमारी का हिस्सा समझा था, उसका राज तो उसे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा तो मौली भी नीचे अपने कमरे में आ गई। रह रहकर मौली का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने व माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं था। मौली के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उस की माँ ने ही किया था। चाहे वह परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की हो या किसी लड़के की दोस्ती की, सभी विषयों पर हिमानी ने एक अच्छे मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया और जीवन को अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी दी। उसकी मित्र मंडली को उन माँ बेटी के इस मैत्रिक रिश्ते से ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही हिमानी को मौली की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पिता राजेश के व्यापारिक मित्र के जाने माने उद्योगपति कमलनाथ के बेटे सोहन का रिश्ता जब मौली के लिए आया तो हिमानी ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। मौली ने शादी के बाद अपना जर्नलिज्म कोर्स पूरा किया। दीदी, माँ जी खाने पर आपका इंतजार कर रही हैं, लाली ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। खाना खाते समय भी मौली का मन माँ से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वह चुप ही रही। माँ को दवा देकर मौली अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी और माँ की दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो माँ ही निभाती रही। मैंने आज तक उनके लिए क्या किया? लेकिन इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसमें नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी दे दी थी कि माँ चाहे तो अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, मगर संतान हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं है। आज मौली अपने आप से ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को यह इजाज़त देती है कि वह अपनी पुरानी गोपनीय बातें या प्रेम प्रसंग की चर्चा अपने पति या बच्चों से करें? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, यह बात अलग है कि वह अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है और बच्चों के बिगड़ते चाल चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। मौली का हृदय आज तर्क पर तर्क दे रहा था और उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। मौली सोच सोचकर जब बहुत परेशान हो गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। माँ की वह डायरी पढ़कर मौली तड़प कर रह गई थी, यह सोच कर कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस घर को, उसके जीवन को सजाने संवारने में लगा दी, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ रही, उस स्त्री के मन का एक कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से ही मौली को पता चला कि उसकी माँ यानी हिमानी की एमएससी करते ही सगाई हो गई थी। हिमानी के पिता ने एक उद्योगपति घराने में बेटी का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम अजय साहनी था। ऊंची कदकाठी, गोरा रंग, रोबदार व्यक्तित्व का मालिक था। हिमानी पहली ही नज़र में अजय को दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होनी थी, इसीलिए हिमानी ने पीएचडी करने की सोची तो अजय ने भी हामी भर दी।
अजय का परिवार दिल्ली में था, फिर भी वह हर सप्ताह हिमानी से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट हाउस में ही था। उनकी मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल थी, इसीलिए उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर हिमानी ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे अजय ने भी कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। हिमानी की परवरिश उनके पिता, बुआ व दादाजी ने की थी। उनकी माँ तो 2 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली। हिमानी को भी माँ के बारे में कुछ भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। बुआ जी के प्यार ने उन्हें कभी माँ की याद नहीं आने दी। बड़ी होने पर हिमानी ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व माँ बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया था। उनकी शादी से पहले की दिवाली आई। हिमानी के ससुराल वालों की ओर से ढेरों उपहार खुद अजय लेकर आया था। अजय ने अपनी तरफ से हिमानी को रत्न जड़ित सोने की अंगूठी दी थी। कितना इतरा रही थी हिमानी अपने आप पर। बदले में पिताजी ने भी अजय को अपने स्नेह और शगुन से सिर से पांव तक तौल दिया। दोपहर के खाने के बाद बुआ जी के सामने वाले बगीचे में अजय और हिमानी जी बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लाकर बुआ जी को थमा दी। रसीद पर नज़र पड़ते ही बुआ खींचती हुई बोली, 2 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे, अब जाकर स्टूडियो वालों को इन्हें चमकार कर भेजने की याद आई है। और पैसे लेने वे घर के अंदर चली गईं। लो अजय, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादों में तुम भी शामिल हो जाओ। कहकर हिमानी ने एक एल्बम अजय की ओर बढ़ा दिया और एक खुद देखने लगी। संयोग से हिमानी के बचपन की फोटो वाला एल्बम अजय के हाथ लगा था, जिसमें हर एक तस्वीर को देखकर वह हिमानी को चिढ़ा चिढ़ा कर मजे ले रहा था। अचानक एक तस्वीर पर जाकर उसकी नज़र ठहर गई। यह कौन है? हिमानी, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? अजय जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। यह मेरी माँ है। तुम्हें तो पता ही है कि ये हमारे साथ नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? हिमानी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ये हम सबको छोड़कर वर्षों पहले ही मुंबई चली गई थी। यह स्वर बुआ जी का था। बात वहीं ख़त्म हो गई थी। शाम को अजय सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद मौली ने देखा कि डायरी के कई पन्ने खाली थे, जैसे उदास हो। फिर अचानक एक दिन अजय साहनी के पिता का माफ़ी भरा फोन आया कि यह शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे सांप सूंघ गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अजय 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना बनाकर जापान चला गया। इधर उधर की बातें खूब हुई, लेकिन एक तरफ अजय के घर वाले जहां शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ हिमानी के घर वाले क्रोधित व अपमानित लाख चाह कर भी हिमानी अजय से संपर्क ना बना पाई और ना ही इस धोखे का कारण जान पाई। जगहंसाई ने पिता को तोड़ डाला। 5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर चल बसे। हिमानी के लिए दूसरा बड़ा आघात था। उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। बुआ जी ने फिर से हिमानी को अपने आंचल में समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उबरने में उसे 2 साल लग गए, तो उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। बुआ जी ने उन्हें अपना वास्ता देकर अजय साहनी जैसे ही मुंबई के जाने माने उद्योगपति के बेटे राजेश से उसका विवाह कर दिया। अब हिमानी अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। राजेश ने उन्हें सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और मौली, सभी सुखों के साथ जीते हुए भी जब तक हिमानी अपनी उस पुरानी टीस को बूंद बूंद कर डायरी के पन्नों पर लिखती थी। उन पन्नों में जहां अजय के लिए उसकी नफरत साफ झलकती थी, वहीं राजेश के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। उन्हीं पन्नों में मौली ने अपना बचपन पढ़ा। रात के 3 बजे अचानक मौली की आंखें खुल गई। लेटे लेटे वे माँ के बारे में सोच रही थी। वे उनके सुख दुख को बांटना चाहती थी, पर हिचक रही थी। अचानक उसकी नज़र उस पर बड़ी सी पोस्टर नुमा तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। वह पलंग से उठकर तस्वीर के करीब आ गई। काफ़ी देर तक माँ का चेहरा यूं ही निहारती रही। फिर थोड़ी देर बाद इत्मीनान से वह पलंग पर आ बैठी। उसने एक फैसला कर लिया था। सुबह 6 बजे ही उसने पापा को फ़ोन लगाया। सुनकर बोली मौली आश्वस्त हो गई कि पापा के लौटने में अब सप्ताह भर बाकी है। वह पापा की गैर मौजूदगी में ही अपनी योजना का अंजाम देना चाहती थी। उस दिन वह दिल्ली में रहकर दूसरे पत्रकार मित्रों से फ़ोन पर बातें करती रही। दोपहर तक उसे यह सोचना मिल गई कि अजय साहनी इस समय दिल्ली में अपने पुश्तैनी मकान में है। शाम को माँ को बताया कि दिल्ली में उसकी एक पुरानी सहेली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही है और इस फिल्म का निर्माण का अनुभव भी वह लेना चाहती है।
माँ ने हमेशा की तरह हामी भर दी। मौली नर्स और लाली को कुछ हिदायतें देकर दिल्ली चली गई। अब समस्या थी अजय साहनी जैसी बड़ी हस्ती से मुलाकात की। दोस्तों की मदद से उन तक पहुंचने का समय उसके पास नहीं था, इसीलिए उसने योजना के अनुसार अपने ससुर कमलनाथ से अपना ही एक दोस्त का नाम लेकर अजय साहनी से मुलाकात का समय फिक्स कराया। कमलनाथ के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले दिन सुबह 10 बजे तक वक्त मौली को दिया गया। आज ऐसे वक्त में पत्रकारिता का कोर्स उसके काम आ रहा था। खैर, माँ की नफरत से मिलने के लिए उसने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। अगले दिन पूरी जांच पड़ताल के बाद मौली ठीक 10 बजे अजय साहनी के सामने थी। वे इस उम्र में भी बहुत तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती व पत्नी भी साथ में थे। परिवार सहित उनकी कुछ तस्वीरें लेने के बाद मौली ने उनसे कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे, पर असल मुद्दे पर ना आ सकी क्योंकि उनकी पत्नी भी कुछ दूरी पर बैठी थी। मौली इसके लिए भी तैयार होकर आई थी। उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक अजय साहनी की ओर बढ़ा दी। अजय साहनी ने जैसे ही चश्मा लगाकर पेन पकड़ा, उनकी नज़र हिमानी की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसके नीचे लिखा था, मैं हिमानी जी की बेटी हूँ और मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते ही अजय का हाथ रुक गया। उन्होंने प्यार भरी एक भरपूर नज़र मौली पर डाली और बुक में कुछ लिखकर बुक मौली की ओर बढ़ा दी। फिर चश्मा उतारकर पत्नी से आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पोंछा। मौली ने पढ़ा, लिखा था, जीती रहो, अपना नंबर दे जाओ। पढ़ते ही मौली ने पर्स में से अपना कार्ड उन्हें थमा दिया और चली गई। फ़ोन से उसका पता मालूम कर तड़के 5:30 बजे ही अजय साहनी सिर पर मफलर डाले मौली के सामने थे। सुबह की सैर का यही 1 घंटा है जब मैं नितांत अकेला रहता हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। मौली उन्हें इस तरह देख आश्चर्य में तो जरूर थी, पर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, सर, समय बहुत कम है, इसीलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे यही कहना है। अजय भी उसी लहजे में बोले। तब तक वेटर चाय रख गया। मेरी मम्मी आपकी ही जबान से कुछ जानना चाहती हैं, गंभीरता से मौली ने कहा। सुनकर अजय साहनी की नज़रें झुक गईं। आप मेरे साथ कब चल रहे हैं माँ से मिलने? बिना कुछ सोचे मौली ने अगला प्रश्न किया। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से मना कर दूँ तो? अजय साहनी ने सख्ती से पूछा। मैं इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं करती। अगर इंसानियत के नाते ही सही, अगर आप उनका जरा सा भी सम्मान करते हैं तो उनसे ज़रूर मिलिएगा। वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। कहते कहते नफरत और दुख से मौली की आंखें भर आई। क्या हुआ हिमानी को? चाय का कप मेज पर रखकर चौंकते हुए अजय ने पूछा। उन्हें कैंसर है और पता नहीं अब कितने दिन की हैं। मौली भरे गले से बोल गई। ओह सॉरी बेटा, तुम जाओ, मैं जल्दी ही मुंबई आऊँगा। अजय साहनी धीरे से बोले और मौली से उसके घर का पता लेकर चली गए। दोपहर को मौली के पास पहुंच गई। कैसी रही तेरी फिल्म? माँ ने पूछा। अभी पूरी नहीं हुई मम्मी, पर वहाँ अच्छा लगा, कहकर मौली माँ के गले लग गई। दीदी, कल रात माँ जी खुद उठकर अपने स्टोर रूम में गई थी। लग रहा था जैसे कुछ ढूंढ रही हूँ। काफ़ी परेशान लग रही थी। लाली ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। थोड़ी देर माँ से आँख बचाकर उसने उसकी डायरी स्टोर रूम में ही रख दी। उसी रात मौली को अजय साहनी का फ़ोन आया कि वह कल 11:30 बजे की फ़्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। मौली को माँ की डायरी का हर वह पन्ना याद आ रहा था जिसमें लिखा था कि काश मृत्यु से पहले एक बार अजय उसके सवालों के जवाब दे जाता। कल का दिन माँ की ज़िंदगी का अहम दिन बनने जा रहा था। यही सोचते हुए मौली की आंख लग गई। अगले दिन उसने नर्स से दवा आदि के बारे में समझकर उसे भी रात को आने को बोल दिया। करीब 1 बजे अजय साहनी उनके घर पहुँचे। मौली ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दे डाले। आप यहीं बैठिए, मैं माँ को बता कर आती हूँ। एक विनती है, हमारी मुलाकात का माँ को पता ना चले, शायद बेटी के आगे वे कमज़ोर पड़ जाएं। मौली ने कहा और ऊपर चली गई। मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है, उसने अनजान बनते हुए कहा। कौन है? माँ ने सूप का बाउल लाली को पकड़ाते हुए पूछा। कोई मिस्टर अजय साहनी नाम के सज्जन हैं, कह रहे हैं दिल्ली से आए हैं। मौली वैसे ही अनजान बनी रही। कौन है? कौन आया है? माँ के शब्दों में एक सख्ती सी आ गई थी। ऐसा करती हूँ, आप यहीं रहिए, उन्हें ही ऊपर बुला लेते हैं। माँ के चेहरे पर आए भाव मौली से देखे नहीं जा रहे थे। वह जल्दी से कहकर बाहर आ गई। हिमानी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। वह यह मुलाकात थी जिसके बारे में उन्होंने हर दिन सोचा था। थोड़ी देर में मौली के पीछे पीछे अजय साहनी कमरे में दाखिल हुए, हिमानी के पसंदीदा पीले गुलाबों के बुके के साथ। हिमानी का पूरा अस्तित्व कांप रहा था।
फिर भी उन्होंने अजय का अभिवादन किया। मौली इस समय की माँ की मानसिक अवस्था को अच्छी तरह समझ रही थी। वह आज माँ को खुलकर बात करने का मौका देना चाहती थी। इसीलिए डॉक्टर अखिलेश के पास उनकी कुछ रिपोर्ट लेने के बहाने वह घर से बाहर चली गई। कितने बेशर्म हो तुम, जो इस तरह से मेरे सामने आ गए। ना चाहते हुए भी हिमानी क्रोध से चीख उठी। कैसी हो हिमानी? उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अजय ने पूछा और पास के सोफे पर बैठ गए। अभी तक जिंदा हूँ। हिमानी का क्रोध उफान पर था। इसके विपरीत अजय शांत बैठे थे। शायद वे भी चाहते थे कि हिमानी के अंदर का भरा क्रोध आज पूरी तरह से निकल जाए। होटल ताज में कमलनाथ से मुलाकात हुई थी। उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चला। तभी से मन बार बार तुमसे मिलने को कर रहा था। अजय ने मौली के सिखाए शब्द दोहरा दिए, परंतु यह स्वयं उसके दिल की बात भी थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया अजय? अपलक अजय को देख रही हिमानी ने उनकी बातों को अनसुना कर अपनी बात रखी। तुम्हें याद है वह दोपहरी जब मैंने एक तस्वीर के विषय में तुमसे पूछा था और तुमने उन्हें अपनी माँ का बताया था? अजय ने हिमानी को पुरानी बातें याद दिलाई। हिमानी यूं ही खामोश बैठी रही तो अजय ने आगे कहना शुरू किया। उस तस्वीर को मैं तुम सब से छिपा कर एक शक दूर करने के लिए अपने साथ दिल्ली ले गया था। मेरा शक सही निकला था। यह वंदना यानी तुम्हारी माँ वही औरत थी जो दिल्ली में अपने पार्टनर के साथ एक मशहूर ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर चलाती थी। इससे पहले वह यही मुंबई में मॉडलिंग करती थी। उसका नया नाम वैंडी था। उसने आगे बोलना शुरू किया। उस मसाज सेंटर की यार्ड में ड्रग्स की बिक्री, वेश्यावृत्ति जैसे धंधे होते थे और समाज के उच्च तबके के लोग वहाँ के ग्राहक थे। ओह, तो यह बात थी। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? रोते हुए हिमानी ने पूछा। जब मैंने MBA में नया नया दाखिला लिया था तब मेरे दोस्तों में से कुछ लड़के भी वहाँ के ग्राहक थे। एक बार हम दोस्तों ने दक्षिण भारत घूमने का 7 दिन का कार्यक्रम बनाया और हम सभी इस बात से बहुत रोमांचित थे कि उस मसाज सेंटर से हम लोगों ने जो टॉप की कॉल गर्ल्स बुक कराई थी उनमें से एक वैंडी भी थी, जिसे हाई प्रोफाइल ग्राहकों के बीच पुरानी शराब कहकर बुलाया जाता था। उसकी उम्र के उस व्यापार के आड़े नहीं आई थी। अजय ने अपनी बात जारी रखी। उसे अब हिमानी के सवाल भी सुनाई नहीं दे रहे थे। अजय ने फिर कहना शुरू किया। मेरी परवरिश ने मेरे कदम जरूर बहका दिए थे हिमानी, पर मैं इतना भी नीचे नहीं गिरा था कि जिस स्त्री के साथ 7 दिन बिताए थे उसकी मासूम और अनजान बेटी को पत्नी बनाकर उसके साथ जिंदगी बिताता। मेरा विश्वास करो हिमानी, यह घटना तुम्हारे मिलने से पहले की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे अपने परिवार की बदनामी का भी डर था, इसीलिए तुमसे बिना कुछ कहे सुने दूर हो गया। कहकर अजय ने अपना सिर सोफे पर टिका दिया। आज बरसों का बोझ उनके मन से हट गया था। हिमानी भी अब लेट गई थी। वे अभी भी खामोश थी। थोड़ी देर बाद अजय चले गए। उनके जाने के बाद हिमानी बहुत देर तक रोती रही। रात के खाने के बाद जब मौली ने अजय के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पुराना पारिवारिक मित्र बताया। लगभग 3 महीने बाद हिमानी चल बसी, परंतु इतने समय उनके अंदर की खुशी को सभी ने महसूस किया था। उनके मृत चेहरे पर भी मौली ने गहरी संतुष्ट भरी मुस्कान देखी थी। माँ की 13वीं वाले दिन अचानक मौली को उसकी डायरी की याद आई। उसमें लिखा था, मुझे क्षमा कर देना अजय, तुमने अपने साथ साथ मेरे परिवार की इज्जत भी रख ली थी। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। मेरी सारी प्यास बुझ गई। पढ़ते ही मौली ने डायरी सीने से लगा ली। उसमें उस माँ की गर्माहट महसूस हुई थी। आज उसे स्वयं पर गर्व था, क्योंकि उसने सही माने में माँ के प्रति अपनी दोस्ती का फर्ज जो अदा किया था। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।